सभी को नमस्कार। मैं हूँ इसके गौस पाशा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पाठ लेकर आया हूँ जो पाठ है 10वीं कक्षा का 8वां पाठ, जिसका नाम है स्वराज की नींव। यह पाठ एक देशभक्ति का पाठ है, देशभक्ति भावना से भरा पाठ है। यह पाठ एकांकी रूप में है। यह एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी का अर्थ है कि एक अंक वाला, यानी किसी भी एक अंश को लेकर रंगमंच पर प्रदर्शन करना ही एकांकी कहलाता है। एकांकी नाटक से मिला जुला हुआ है। इसमें भी एकांकी में पात्र होते हैं जैसे नाटक में होते हैं, लेकिन नाटक में पूरे विषय को बताया जाता है। एकांकी में किसी भी एक अंश को लेकर इसमें बताया जाता है। यहाँ हुई एकांकी विधा। पाठ का नाम है स्वराज की नींव। 1897 में जब भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने लगी, इस संग्राम में कई देशभक्तों ने भाग लिया है, जैसे मंगल पांडे, कन्वर सिंह, रानी चेन्नम्मा, राव तुलाराम, रानी अवंती भाई, नाना साहेब पेशवा, झलकारी भाई, बेगम हजरत महल, तांतिया तोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये सब अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध 1897 में देश के स्वतंत्रता के लिए युद्ध किए हैं और अमर हो गए हैं। इस प्रकार अमर होने वाले देशभक्तों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक थी। सच्चे अर्थों में एक वीरांगना है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखे गए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुस्तक में इनकी वीरता के बारे में बताया गया है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वहां तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति से हमें यहाँ पता चलता है कि झांसी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना है। यहाँ पंक्ति लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती है। लक्ष्मीबाई ने यहाँ सिद्ध कर दिया कि नारी अबला नहीं सबला है। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कई पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी काल पे ग्वालियर कहाँ गए? परंतु मंजिल है कि पास आकर हर बार दूर
स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अट जाते हैं। से पाठ करती हूँ तो महासागर के डरावनी लहरियाँ थपड़े मारने लगती है। उनसे झूठती हूँ तो नाव सो जाते हैं। देखो जूही, उधर सिटी पर देखो, कैसी लपलपाटी हुई लपटे उड़ रहे हैं। सारा आकर धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी मैंने अपने झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। कौन कहता है आप अकेली है महाराज? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यहाँ पर निराशा कैसी? मैं जानती हूँ, मैं निराशा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीचे का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वहाँ मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यहाँ भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़ है। स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज के नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वहाँ निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वहाँ मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूब गए। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूब गए हैं राहु साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। नहीं मुंडा, नहीं सेनापति नहीं। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी। मैं उसका पक्ष नहीं लूंगी, लेकिन जो तथ्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो। हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, और मैं उनको अपना स्वामी मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं अपनी महारानी को स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को स्वामी मानती हूँ।
देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। जूही, तू तो नाराज हो गई। यहाँ मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना कहना चाहती थी, जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राहुल साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने को बुलाने आए थे तो इसने उनको बुरी तरह से धुतकार दिया था। हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बन सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्दों में कचट रहा। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी? भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन के टोकरे उनको उस नींद से जगा सकते हैं। दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? हाँ जूही, दोस्त की ठोकर आसपास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हो? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंका की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झलक उठेगी। सिलिकॉन और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहूँ। खोज के नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। महारानी, आपने सुना? जन्नत दूत की सेना ने हमें पेशवा की सेना को हरा। पेशवा की सेना हार गई, यहाँ अच्छा ही होया। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। जानता हूँ, वहाँ कभी ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। और जो ये तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, सेनापति तात्या इधर आ रहे हैं। जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए मैं एक सेवक हूँ। हाँ, इतने बड़े सेनापति इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती। खैर छोड़ो इस बातों को, यहाँ तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यहाँ तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद जादूगरों में रागिर बांधना अभी खत्म नहीं हुआ है। भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है।
हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वहाँ जानती ही हैं। शायद ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर तो कमी तो नहीं पड़ी। सरकार, इस बार इनको माफ कर दीजिए। भाई साहब, आप यूं ही कब तक फटकारती रहेंगी? तो मैं भी तैयार हूँ। तब तक तुमसे मुझे बहुत आशा थी। तुम्हारे रहते यहाँ सब क्या हो गया? सरकार, ये तो स्वामी भक्त है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ। इसलिए ही तो आया हूँ भाई साहब। आप जो कहेंगी वही करूँगा। जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। तो जाओ, तलवार संभालो। नुपुरों के झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दे। भूल जाओ राग रंग। याद रखो, हमें स्वराज लेना है। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। महारानी, आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना, यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना। ऐसा ही होगा। तात्या, मेरा मन करता है कि यहाँ मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किस बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य हो गई। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम तात्या। हाँ। मैं सीधे उद्योग में जा रही हूँ, देर ना लगाना। सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। आज मैं तो खाना संभाल लूंगी और हम सब मिलके स्वराज प्राप्त कर रहेंगे। या स्वराज के नुह का पत्थर बनेंगे। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो।